तो दोस्तों आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों मैं अभिषेक सर। दोस्तों आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ठीक, ए बी सी डी। तो इसके ये अंदर वाले कोण जो हैं ए बी सी डी, इनका योगफल कुल कितना होता है? 360 अंश। सबको जोड़ेंगे 360 अंश आएगा। ऑप्शन 10 सही है। अगला प्रश्न है, सम चतुर्भुज के कोण होते हैं। तो दोस्तों सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारा सम चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग की भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा चित्र है वर्ग का। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इसलिए ऑप्शन बा सही है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है, आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो दोस्तों आयत के सभी विकर्ण परस्पर बराबर माप के होते हैं। आयत का चित्र हमारा ये है। तो आयत के सभी विकर्ण आपस में बराबर माप के होते हैं। तो ये इसका ये विकर्ण है और यहाँ से इसको ये विकर्ण है। दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अगर समांतर है तो चतुर्भुज होगा। दोस्तों यदि ऐसा कोई चतुर्भुज हो जिसका सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। अतः ऑप्शन आ सही होगा। देख लीजिए, इसमें बीसी समांतर एडी है, यानी भुजा बीसी समांतर है भुजा एडी के, यानी ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के समांतर है। तो ऐसे चतुर्भुजों को सम चतुर्भुज कहते हैं, समलम चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। तो दोस्तों वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अभी भी बताया गया, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। ऑप्शन बस सही है। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। दोस्तों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ऑप्शन आ सही है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो दोस्तों समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी जो समलम समांतर चतुर्भुज वर्ग आयत, ये सभी जो हमारे होते हैं सम चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, आयत एक चतुर्भुज है। दोस्तों आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। ऑप्शन बा सही है, क्योंकि आयत की परिभाषा होती है ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे हम आयत कहते हैं। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो इसलिए इसको हम आयत कह देते हैं। ठीक है, इसे हम आयत कह देंगे। ठीक ना। अगला प्रश्न, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल अभी बताया गया था 360 होता है। यहाँ ऑप्शन दूसरे तरीके से दिया है, 4 समकोण के बराबर होता है, यानी 4 गुणे 90 अंश। एक समकोण मतलब 90 अंश, तो 4 समकोण मतलब 4 गुणे 90 यानी 360 अंश। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 4 समकोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज की वो दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है वह कहलाती हैं। तो चतुर्भुज का वे दो भुजाएं जिनका एक अंत बिंदु होता है वो हमारी क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं। जैसे ये वाली हमारी भुजा हो, ये वाली हमारी भुजा और ये वाली हमारी भुजा, दोनों भुजाएं यहाँ पे आके मिल रही हैं। तो इसका ये शीर्ष मान लीजिए हमारा नाम दे देते हैं ए बी सी डी है। तो दोनों बिंदु बी पे मिल रही हैं, तो भुजा ए बी और भुजा बी सी क्रमागत भुजाएं कहलाएंगी। ऑप्शन बा सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं। तो दोस्तों चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं, देख लेते हैं। चतुर्भुज में 4 अंतःकोण, कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4। चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसका ऑप्शन सा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चतुर्भुज में संरेख होते हैं कोई भी दो बिंदु। दोस्तों चतुर्भुज में कोई भी दो बिंदु संरेख होते हैं, यानी एक रेखा में। संरेख बिंदु किसे कहते हैं?
दो या दो से अधिक वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। चतुर्भुज की रचना में आवश्यक बिंदु है, तो दोस्तों चतुर्भुज की रचना में 4 भुजाएं दोनों विकर्ण ज्ञात होना ये भी सही है, 3 भुजाएं दोनों विकर्ण ज्ञात होना ये भी सही है, 4 भुजाएं तथा एक कोण ज्ञात होना ये भी सही है। यानी चतुर्भुज की रचना अगर करना हो तो ये तीनों चीज़ें, तीनों में से कोई भी अगर दिया रहेगा तो सही होगा। इसके लिए ऑप्शन द सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका ऑप्शन द सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, वे संपूरक होते हैं। ठीक है, संपूरक कोण क्या कैसे संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 अंश के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बात सही है। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है? तो ऑप्शन बात सही है, 180 अंश, अभी चर्चा हुई है। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी भुज को ई तक बढ़ाया गया है, भुजा ए बी को ई तक बढ़ाया गया है, यदि डी बराबर 120 अंश, ये कोण 120 दिया है, तो सी बी ई का मान ज्ञात इस कोण का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो चक्रीय चतुर्भुज बहिष्कोण जो है अपने अंतः सम्मुख कोण के बराबर होता है, यानी ये बहिष्कोण जो है अपने अंतः वाले सम्मुख कोण के बराबर होता है, यानी इसका मान भी हो जाएगा 120 अंश, ऑप्शन आ सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु चतुर्वृत्त पर होते हैं? तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है देख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हों तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देखिए चतुर्भुज बन रहा है, इसके चारों शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, तो इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, यदि कोई चित्र इस तरह बन जाए, मान लीजिए ऐसे बने, और तीसरा शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पे ना हो, या कोई एक शीर्ष या दो शीर्ष ना हो, तो इसे हम चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे। चक्रीय चतुर्भुज ये होगा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन द होगा। अगला प्रश्न है, 2 की घात 7 का मान होता है। दोस्तों 2 की घात 7 का मतलब होता है 2 का गुणा 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 बराबर आएगा 128, जो कि ऑप्शन आ सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 4 की घात 5 धन 5 की घात 4 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 4 की घात 2 हो, तो इसका मान क्या होगा? दोनों में हमारा 4 गुणे 5 कॉमन मिल रहा है, तो 4 गुणे 5 दोस्तों कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 5 धन यहाँ बचेगा 4, ये हमारा हो जाएगा 5 चौके 20 गुणे 5 4 9, यानी 20 9 180 हो जाएगा, ऑप्शन द सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 0.05 के क्यूब का मान होगा। तो 0.03 का क्यूब का मतलब हो गया इसका गुणा 3 बार, तो 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05 गुणा करेंगे तो 5 पच्चे 25 पच्चे 125 आ जाएगा। लेकिन दशमलव में गुणा में दशमलव जुड़ जाता है, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, और 2 अंक यहाँ है, तो 2 2 4 2 6 अंक पे हो गया। लेकिन यहाँ हमारे पास 3 ही अंक हैं, तो 6 अंक बनाने के लिए हम अपने मन से 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 0.000125, ऑप्शन बा सही है। अगला प्रश्न इसी तरह से है, घातांक से, 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 5 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 5 है। दोस्तों एक सूत्र हमारा होता है, ए की पावर यम गुणे ए की पावर एन, यानी आधार समान हो घातांक अलग अलग हो तो क्या हो जाता है? आधार वही हो जाता है और घातांकें जुड़ जाती हैं। ठीक है ना, तो वही सूत्र यहाँ लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा आधार दोनों में समान है 3 3, घातांक अलग अलग है, तो हो जाएगा 3 की पावर ऋण 2 धन 5। ठीक है, तो जब ये होगा हमारा, तो ऋण 2 धन 5 है, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 3 की घात 3 आ जाएगी, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 27 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 256/441 का वर्गमूल है। तो दोस्तों 256/441 को हम लिख सकते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए 256/441 को हम लिख सकते हैं कड़ी के अंदर 16/21 का वर्ग। तो ठीक है, जब इसका वर्गमूल निकलेगा, यानी 16 गुणे 16/21 गुणे
21 करड़ी में रहेगा, दोनों का जोड़ा बन गया तो करड़ी से बाहर आ जाएगा 16/21 हो जाएगा। ऑप्शन सा सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 0.09 का वर्गमूल है। तो दोस्तों 0.09 का वर्गमूल निकालना है। करड़ी में 0.09 का कर दिया जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 9/100 हो जाएगा। दशमलव हटाने पे 100 से भाग हो जाएगा इसमें, क्योंकि दशमलव 2 अंक पे है। अब ये हमारा हो जाएगा, करड़ी में 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 100 को लिख सकते हैं 10 × 10। इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, यानी आ गया 3/10। 3/10 का मतलब होता है 0.3। ऑप्शन आ सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है। 0.1 का वर्ग होगा। तो दोस्तों 0.1 का वर्ग होगा, इसका मतलब होगा 0.1 गुणे 0.1। एक एक कम एक आता है, दशमलव यहाँ एक अंक पे, यहाँ एक अंक पे, 2 अंक पे हो गया। हमारे पास एक ही अंक है तो एक जीरो बढ़ा के दशमलव लगा देंगे और 0.01 हो जाएगा। ऑप्शन सा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16/25 का वर्गमूल होगा। दोस्तों 16/25 का वर्गमूल निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा, 16 को 4 × 4/25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, दोनों का जोड़ा बन गया, यानी आ गया 4/5। ऑप्शन बा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी सम संख्या का वर्ग होती है। दोस्तों इतना जान लीजिए कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। ठीक ना, तो सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। और सम संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो सम संख्या कहलाती है। तो इसमें से 256 सही है। ठीक है, इसमें इकाई अंक 6 है, यानी ये सम संख्या है। तो ये हमारा ऑप्शन बा सही होगा। अगला प्रश्न है। 27 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 27 की घात 1/3 का मान पूछा, यानी 27 का घनमूल पूछ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 27 का घनमूल, यानी 3 की घात 3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 1/3 है। तो ये 3 से कट जाएगा, यानी इसका मान आएगा 3। ऑप्शन आ सही है। अगला प्रश्न है। 1000 का घनमूल होगा। दोस्तों 1000 घनमूल होगा, करड़ी में 3, 1000 लिख सकते हैं, यानी 3√करड़ी। 1000 को 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, तीनों का जोड़ा बनेगा तो सीधे 10 बाहर आ जाएगा। ऑप्शन बा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 0.5 का घन है, तो सेम वैसे ही 0.5 का घन करेंगे, 3 बार गुणा होगा तो 125 आएगा। दशमलव एक अंक पे है, 3 बार गुणा होगा, दशमलव 3 अंक पे लग जाएगा, 0.125 आएगा। ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है। 0.3 का घन होगा, तो सेम इसी तरह से होगा, इसमें भी दशमलव 3 का गुणा होगा, 3 × 3 × 3 27 आ जाएगा, दशमलव 3 अंक पे लगेगा तो 0.027 आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 का घनमूल होगा। दोस्तों 8 का घनमूल 2 होगा। अगला प्रश्न है। 343 घनमूल होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन आ सही होगा, क्योंकि 343 का ऐसे ही घनमूल निकाला जाए जैसे ऑप्शन 2 में दिया गया है, 343। तो ये हमारा हो जाएगा 7 × 7 × 7, जोड़ा बन जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। दोस्तों बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πr/h होता है। ऑप्शन आ सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शंकु तिरछी ऊंचाई होती है। दोस्तों शंकु जोकर की टोपी की तरह होती है, नीचे ऐसे गोल होता है, तो ये वृत्त हो गया। ये हमारी सीधी ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये हमारी यल हो जाती है, ये हमारा एच हो जाता है, ये हमारी त्रिज्या आर हो जाती है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक, ये एच है, ये यल है और ये आर है, तो ये हमारा कर्ण बन जाता है। तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, रूट में कर्ण का आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर यल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π है, उसका आधार का व्यास कितना होगा। तो लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ये दिया है 9π। ठीक, पाई से कट जाएगा तो r² बराबर 9 हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा r बराबर 3। तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 × त्रिज्या, यानी ये हमारी त्रिज्या मिल चुकी है 3, तो व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, यानी 2×3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सा सही है। अगला प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन दोस्तों होता है
पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई को पाई रहने देते हैं, गुणे आर का मान हो गया 3 सेंटीमीटर है ना, 3 × 3 हो गया सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, गुणे एच हमारा 6 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये हमारा होगा 3 × 3 = 9 × 6 = 54, 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ऑप्शन बस सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई 5 आर है। यहाँ आर मिस्टेक हो गया, छूट गया था। 5 आर है तो उसका वक्रपृष्ठ होगा दोस्तों, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। मान रखते हैं 2 × पाई का मान पाई, गुणे आर का मान त्रिज्या का मान आर, और गुणे एच का मान 5 आर है। ठीक है, गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, आर गुणे आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, वर्ग इकाई। तो इसका ऑप्शन होगा 10 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ऑप्शन आ सही है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।